आज की जो हमारी चर्चा है वो मोटिवेशन के बारे में बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये एक रियलिटी चेक है। सही बात है। आज हम एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर की केस स्टडी पर बात करेंगे जो 10 साल से मतलब न सिर्फ YouTube पर टिका हुआ है बल्कि उस पर हावी है। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई रातों रात मिली सफलता नहीं है, किसी वायरल वीडियो का कमाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम किसी को हीरो बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। नहीं, हम तो एक कामयाब ऑपरेशन के पीछे की जो मशीनरी है ना, उसके पुर्जे पुर्जे को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक तरह से ये बिजनेस स्कूल की केस स्टडी है। और विषय है ध्रुव राठी। और यहाँ एक बात साफ कर दें, हम उनके कंटेंट की राजनीति या विचारधारा पर कोई बहस नहीं करने वाले। बिल्कुल नहीं। हमारा फोकस सिर्फ उस ब्लूप्रिंट पर है, उन तरीकों पर जिसने उन्हें एक दशक तक कामयाब बनाए रखा है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये सफलता 3 स्तंभों पर खड़ी है: स्ट्रैटेजी, सिस्टम और वो चीज जो सुनने में शायद थोड़ी बोरिंग लगे, कंसिस्टेंसी। और यही आज के विश्लेषण का असली मकसद है। ये कहानी एक इंसान की नहीं बल्कि उन सिद्धांतों की है जिन्हें कोई भी किसी भी फील्ड में अपना सकता है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे सही बाजार को चुनना, अपने ऑडियंस को असली वैल्यू देना और अपनी ही गलतियों से, वो भी बिना ईगो के सीखना, एक लंबे समय तक चलने वाला असर बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे जरूरी कदम से। हमारे सोर्सेज ऐसे कहते हैं, गलत रेस में दौड़ने से बचना। अगर हम साल 2014 के भारतीय YouTube को याद करें, वो एक अलग ही दुनिया थी। बिल्कुल। उस समय YouTube का मतलब था कॉमेडी, मजेदार स्केच, एक्टिंग, और इन सब के पीछे बड़ी बड़ी टीमें। हाँ, वो दौर था जब एंटरटेनमेंट का पूरा दबदबा था, एक ही दिशा में सब भागे जा रहे थे। और उस माहौल में ध्रुव राठी की क्या स्थिति थी? मतलब हमारे सोर्सेज के मुताबिक उनके पास कुछ भी नहीं था, ना एक्टिंग स्किल, ना टीम, ना पैसा और न ही कोई महंगा चमड़ा। अगर वो भी उस भीड़ में शामिल होकर कॉमेडी या स्केच बनाने की कोशिश करते तो क्या होता? तो शायद आज हम उनका नाम भी नहीं ले रहे होते। सही बात है। मतलब ये तो वो रेस थी जिसमें वो स्टार्ट लाइन पर पहुंचने से पहले ही हार जाते। उनके पास उस रेस के लिए जरूरी संसाधन थे ही नहीं। तो उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो हर नए क्रिएटर या बिजनेसमैन को खुद से पूछना चाहिए। मैं किस रेस में हिस्सा लूं जिसमें पहले से ही 10 लोग मुझसे 1 किलोमीटर आगे ना खड़े हों? ये सवाल ही अपने आप में एक पूरी स्ट्रैटेजी है। हाँ, यहाँ पर 1 मिनट रुक कर सोचना जरूरी है। हाँ, ये सवाल टैलेंट या पैशन के बारे में नहीं है, ये एक शुद्ध रणनीतिक सवाल है। अच्छा। अक्सर लोग कहते हैं वो करो जिसमें आप अच्छे हो, लेकिन ये सवाल कहता है पहले वो जगह ढूंढो जहां आपके अच्छे होने की कोई कीमत हो। मतलब टैलेंट दिखाने से पहले मार्केट में खाली जगह पहचानो। एग्जैक्टली। तो इस सवाल का उन्हें जवाब क्या मिला? कौन सी रेस खाली पड़ी थी? जवाब था गंभीर, एजुकेशनल और सामाजिक राजनीतिक विषयों पर गहराई से बात करने वाला कंटेंट। उस समय के YouTube पर अगर हम नजर डालें तो ऐसे कंटेंट की मांग तो थी। लोग मुश्किल विषयों को आसान भाषा में समझना चाहते थे, लेकिन सप्लाई लगभग शून्य थी। कोई भी उस खाली जगह को भरने के लिए तैयार नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंटेंट की जरूरत इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने शुरुआती कमियों पर ध्यान ही नहीं दिया, जैसे कि खराब कैमरा क्वालिटी या बेसिक एडिटिंग। बिल्कुल यही हुआ। जब आप किसी को रेगिस्तान में पानी देते हैं तो वो ये नहीं पूछता कि बॉटल का डिजाइन अच्छा है या नहीं। हाँ, सही बात है। कंटेंट अपने आप में इतना अनोखा और जरूरी था कि दर्शकों ने उन कमियों को खुशी खुशी नजरअंदाज कर दिया। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख यही है, टैलेंट दिखाने से पहले ये देखो कि बाजार में खाली जगह कहाँ है। पहले उस जगह पर अपनी दुकान खोलो। ठीक है, तो एक बार आपने खाली जगह ढूंढ ली और दुकान खोल ली, लेकिन अब सवाल आता है कि उस दुकान को लंबे समय तक चलाया कैसे जाए। यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है जिसके लिए हमारे सोर्सेज एक बहुत ही सीधा और असरदार फॉर्मूला बताते हैं। यूनिकनेस इनटू वैल्यू इज इक्वल टू सक्सेस। यानी अनोखापन और वैल्यू का गुणा ही सफलता है। हाँ, और यहाँ गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जोड़ या एडिशन पर नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर दोनों में से कोई भी एक चीज शून्य है तो नतीजा भी शून्य ही होगा। आप कितने भी अनोखे हो, अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे तो सब बेकार है। और अगर आप बहुत वैल्यू दे रहे हैं लेकिन आपका काम भीड़ में खो जाता है तो भी कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। और पता है, इस बात को समझाने के लिए सोर्सेज में एक बड़ा मजेदार उदाहरण है। हाँ, वो जैकेट वाला। हाँ, वही कि गोवा के बीच पर आप जैकेट बेचने निकले तो वो हमेशा फ्लॉप ही होगा। बिल्कुल।
चाहे जैकेट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, क्वालिटी यानी वैल्यू तो है और अनोखापन भी है, लेकिन उस माहौल में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सही पकड़ा है। तो अब इसे ध्रुव राठी के केस में देखते हैं। हाँ, उनका अनोखापन तो ये था कि वो एजुकेशनल कंटेंट बना रहे थे जो उस समय कम था, लेकिन उनका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या था? वो दर्शकों को ऐसा क्या दे रहे थे जो उन्हें कहीं और नहीं मिल रहा था? सोर्सेस के मुताबिक वो 3 चीजें थी: नॉलेज यानी ज्ञान, एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण, और कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ। मतलब वो सिर्फ ये नहीं बता रहे थे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझा रहे थे कि ये कैसे हुआ और इसका मतलब क्या है। एग्जैक्टली, वो जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना रहे थे, और दर्शकों को असल में यही चाहिए था। उन्हें सिर्फ खबरें नहीं, उनका विश्लेषण चाहिए था। हाँ, और यहीं से वो सीख निकलती है जो कई क्रिएटर्स और बिजनेस भूल जाते हैं। क्या? असली वैल्यू वो है जो दर्शक चाहते हैं, न कि वो जो आप देना चाहते हैं। वाह, ये पूरी तरह से एक दर्शक केंद्रित सोच है। आप अपने प्रोडक्ट से कितना भी प्यार करें, लेकिन अगर बाजार को उसकी जरूरत नहीं, तो वो प्यार एक तरफा ही रह जाएगा। और एक बार आपने अनोखी वैल्यू देनी शुरू कर दी, दर्शक आपसे जुड़ने लगते हैं। लेकिन इस जुड़ाव को बनाए रखने के लिए और इसे एक गहरे भरोसे में बदलने के लिए क्या जरूरी है? क्योंकि मैंने देखा है कि कई क्रिएटर्स यहीं आके गलती कर बैठते हैं, खासकर जब वो एक नकली लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये तो YouTube और Instagram की एक बहुत बड़ी बीमारी है। किराए की महंगी कारें दिखाना, नकली सफलता की कहानियां सुनाना और एक ऐसी जिंदगी दिखाना जो असल में है ही नहीं, मतलब पूरा दिखावा। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या आज के दौर में जहां ये एस्पिरेशनल कंटेंट इतना चलता है, ये पूरी ईमानदारी वाली स्ट्रेटजी थोड़ी पुरानी नहीं लगती? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शॉर्ट टर्म में शायद दिखावा काम कर जाए, आपको कुछ व्यूज मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में भरोसा ही सबसे बड़ी करेंसी है। और हमारे सोर्सेज में एक बहुत गहरी बात कही गई है। क्या? ऑडियंस नकली चीज को बिना किसी सबूत के भी महसूस कर लेती है। अच्छा, इंसान के अंदर झूठ को पकड़ने की एक स्वाभाविक क्षमता होती है। जब कोई जरूरत से ज्यादा परफेक्ट दिखने की कोशिश करता है, तो हमारे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है। और ध्रुव राठी का अप्रोच इसका एकदम उल्टा रहा है, पूरी ईमानदारी। हाँ, अगर कोई जगह गंदी है तो उसे वैसा ही बताना, अगर कोई चीज किराए की है तो उसे स्वीकार करना, कोई दिखावा नहीं। और इसी से भरोसा बनता है। बिल्कुल, और एक बार ये भरोसा टूट गया तो उसे वापस बनाना लगभग नामुमकिन है। व्यूज शायद आ जाएं, लेकिन वो वफादार दर्शक नहीं बनते जो आपके साथ सालों साल जुड़े रहें। इस खंड की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है, एल्गोरिदम को धोखा दिया जा सकता है, इंसान को नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। आप क्लिकबेट थंबनेल से एल्गोरिदम को कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जो इंसान आपका वीडियो देख रहा है, अगर उसे धोखा महसूस हुआ तो वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। ये शॉर्ट टर्म ग्रोथ और लॉन्ग टर्म विश्वसनीयता के बीच का अंतर है। बिल्कुल। और ये विश्वसनीयता वाली बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसी को लेकर क्रिएटर्स के मन में एक बहुत बड़ा डर होता है, एक मिथक है। हाँ, कि अगर भरोसा बनाए रखना है तो रोज दिखना पड़ेगा, रोज वीडियो डालना पड़ेगा, वरना चैनल खत्म हो जाएगा। क्या इस सोच में कोई सच्चाई है? ये एक ऐसा प्रेशर है जो क्रिएटर्स खुद पर बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि लगातार दिखते रहना ही सफलता की कुंजी है, और इसी चक्कर में वो क्वांटिटी को क्वालिटी से ऊपर रखने लगते हैं। हाँ, रोज कुछ ना कुछ डालना है, चाहे वो कैसा भी हो। तो क्या ध्रुव राठी इस प्रेशर को मानते हैं? सोर्सेज हमें क्या बताते हैं कि वो इस रोज वीडियो डालो वाले फंडे को कैसे देखते हैं? वो इस विचार को मतलब सीधे तौर पर खारिज करते हैं। उनका तर्क बहुत सरल और प्रैक्टिकल है। दर्शक आपके थंबनेल को 1 सेकंड में और आपके वीडियो को 5 सेकंड में जज करता है। अगर उन शुरुआती पलों में उन्हें क्वालिटी या वैल्यू नहीं दिखी तो वो वीडियो बंद कर देंगे। बिल्कुल। और जब दर्शक ऐसा करते हैं तो YouTube का एल्गोरिदम इसे एक नेगेटिव सिग्नल की तरह देखता है ना? बिल्कुल, एल्गोरिदम समझ जाता है कि ये कंटेंट एंगेजिंग नहीं है और वो उसे दूसरे लोगों को दिखाना बंद कर देता है। तो रोज वीडियो डालने के चक्कर में अगर आप क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं, तो आप असल में एल्गोरिदम को खुद ही अपने खिलाफ काम करने का सिग्नल दे रहे हैं। सही बात है। इसीलिए उनका फोकस हमेशा क्वांटिटी पर नहीं, बल्कि उन चीजों पर रहा जो एक वीडियो को दमदार बनाती हैं। जैसे कि गहरी रिसर्च, अच्छी तरह से लिखी गई स्क्रिप्ट, प्रोफेशनल एडिटिंग और विजुअल एक्सप्लेनेशन, ताकि मुश्किल बातें भी आसानी से समझ आ जाएं। ये तो क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, अगर वो इसे सही में समझे। हाँ, और यहाँ सोर्सेज से मिली सीख बहुत शक्तिशाली है और हर किसी को याद रखनी चाहिए। बताइए। एक दमदार वीडियो 100 कमजोर वीडियो से ज्यादा ताकतवर होता है। वाह। ये केवल कंटेंट बनाने पर ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू पर लागू होता है।
एक अच्छी तरह किया गया काम 100 आधे अधूरे कामों से कहीं बेहतर है। ठीक है, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसे हमारे सोर्सेज ध्रुव राठी का सबसे खतरनाक सिस्टम कहते हैं। ये सुनने में तो एक मामूली एक्सेल शीट जैसा लगता है, लेकिन ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। इसे कहते हैं एरर लॉग सिस्टम। आखिर ये इतना असरदार क्यों है? ये काम कैसे करता है? इसका सीक्रेट इसकी सादगी और इसकी क्रूर ईमानदारी में है। अच्छा। हर वीडियो के पब्लिश होने के बाद टीम बैठती है और इस शीट में कुछ बहुत सीधे सवालों के जवाब लिखती है। पहला, इस वीडियो में क्या गलत हुआ? और क्या ये सिर्फ तकनीकी गलतियों की बात है, जैसे एडिटिंग या साउंड में कोई गड़बड़? नहीं, यही तो खास बात है। वो हर तरह की गलती ट्रैक करते हैं। क्या रिसर्च में कोई कमी थी? क्या प्रेजेंटेशन का तरीका ठीक नहीं था? क्या कोई विजुअल कंफ्यूजिंग था? बिल्कुल। इसके बाद वो नोट करते हैं कि ये गलती वीडियो में कहाँ हुई, किस मिनट और सेकंड पर हुई। और फिर आता है सबसे मुश्किल सवाल, इसके लिए जिम्मेदार कौन था? सही। और ये सवाल किसी पर दोष मढ़ने या उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं है। नहीं, इसका मकसद है पैटर्न को पहचानना। हाँ, अगर एक ही इंसान या एक ही प्रोसेस बार बार गलती कर रहा है तो आपको पता चल जाता है कि सुधार कहाँ करना है। लेकिन ये करना इतना मुश्किल क्यों है? ज्यादातर टीमें या लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? एक शब्द में कहूँ तो ईगो। यही इंसान की सबसे बड़ी रुकावट है, अपनी गलती मानना, और वो भी सबके सामने एक डॉक्यूमेंट में उसे दर्ज होने देना। बहुत मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन ये सिस्टम गलती को व्यक्तिगत हमले से हटाकर एक डेटा पॉइंट बना देता है। सोर्सेस की एक लाइन इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से बयान करती है। क्या? सिस्टम बदलता है, ईगो नहीं। वाह। जब आप गलती को डेटा की तरह देखते हैं तो आप ये नहीं कहते मुझसे गलती हो गई, आप कहते हैं यहाँ एक एरर हुआ है, इसे ठीक करने के लिए सिस्टम में क्या बदलाव करना होगा। और इसका नतीजा क्या निकला? इस सिस्टम को लगातार इस्तेमाल करने का क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि उनकी गलतियों की दर लगभग 0 हो गई। क्योंकि एक ही गलती दोबारा नहीं होती थी। सही। ईमानदारी से कहूँ तो ये सिस्टम सुनने में जितना शानदार है, इसे अपनी टीम में लागू करना उतना ही मुश्किल। किसी को पसंद नहीं आता कि उनकी गलती एक शीट में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ की सीख बहुत स्पष्ट है। जो अपनी गलतियों को ट्रैक नहीं करता वो उन्हें दोहराता रहता है। ये तो है। गलतियों से सीखने की बात तो समझ आती है, लेकिन क्या हो जब आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही एक गलती जैसा लगने लगे? यहीं पर हमारा छठा और आखिरी पॉइंट आता है, असफलता को जल्दी और बिना इमोशनल हुए खत्म करना। ये शायद किसी भी लीडर के लिए सबसे कठिन कामों में से एक है। किसी ऐसी चीज को छोड़ देना जिसमें आपने बहुत समय, पैसा और भावनाएं लगा दी हो। हाँ, इसे मनोविज्ञान में संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं ना? हाँ, कि हम किसी चीज में इसलिए और ज्यादा निवेश करते रहते हैं क्योंकि हम उसमें पहले ही बहुत कुछ लगा चुके होते हैं, भले ही हमें दिख रहा हो कि वो डूब रहा है। हमारे सोर्सेज यहाँ जॉब्स जरा हटके नाम की एक सीरीज का ठोस उदाहरण देते हैं। इस पर बहुत मेहनत की गई थी, 2 साल का काम, 5 एपिसोड की पूरी शूटिंग, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो हुआ क्या? दर्शकों ने इसे पसंद नहीं किया। अच्छा? बिल्कुल। जब इसे रिलीज किया गया तो दर्शकों की प्रतिक्रिया बहुत कमजोर थी। व्यूज नहीं आ रहे थे, एंगेजमेंट कम था, डेटा साफ दिखा रहा था कि दर्शक उस कंटेंट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वाह, ये सुनना जितना आसान है, उस स्थिति में होना उतना ही मुश्किल। मैंने खुद कई प्रोजेक्ट्स में ये गलती की है जहां आप बस छोड़ नहीं पाते क्योंकि आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की। हाँ, तो उन्होंने क्या फैसला लिया? यहाँ पर एक बहुत ही कठोर और पूरी तरह से डेटा पर आधारित फैसला लिया गया। केवल 2 एपिसोड रिलीज किए गए और पूरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। बस कहानी खत्म। इसमें कोई ईगो या इमोशन शामिल नहीं था कि मेरा आइडिया कैसे फेल हो सकता है या इतनी मेहनत बर्बाद हो गई। डेटा साफ था, दर्शक इसे पसंद नहीं कर रहे थे तो इसे बंद कर दिया गया। बिल्कुल। इससे मिलने वाली सीख तो बहुत गहरी है। हाँ, और वो सीख है जब दर्शक ना बोल दें तो जबरदस्ती ना करें। ये अपने दर्शकों की प्रतिक्रिया का सम्मान करने की क्षमता है और डूबे हुए पैसे या समय के बारे में सोचे बिना आगे बढ़ने की हिम्मत। कभी कभी सबसे समझदारी का काम यही होता है कि आप मान ले कि आप गलत थे और आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि ये सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं है। नहीं, ये कुछ बहुत ही सोची समझी रणनीतियों का नतीजा है। सही रेस चुनना, यानी वहां जाना जहां भीड़ कम हो, दर्शकों को वो वैल्यू देना जो वो सच में चाहते हैं, भरोसे पर आधारित एक रिश्ता बनाना, और सबसे जरूरी अपनी गलतियों को ट्रैक करने और असफलताओं को बिना ईगो के स्वीकार करने का साहस रखने वाले सिस्टम बनाना। ये एक रेसिपी की तरह है जिसमें हर एक सामग्री का सही मात्रा में होना जरूरी है।
कोई भी एक चीज कम हो तो स्वाद बिगड़ जाता है। सही बात है। और इसीलिए हमारे सोर्सेस का अंतिम संदेश, जो विशेष रूप से क्रिएटर्स और उद्यमियों के लिए है, बहुत सटीक लगता है। क्या है वो? इंस्पिरेशन मत लो, स्ट्रैटेजी चुराओ। किसी की सफलता से प्रेरित होना अच्छी बात है, लेकिन उनके काम करने के तरीके, उनके सिस्टम को समझना और उसे अपने काम में अपनाना कहीं ज्यादा फायदेमंद है। इस पूरी बातचीत से एक अंतिम विचार मेरे मन में आ रहा है, जो मैं श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। ये केस स्टडी दिखाती है कि कैसे सिस्टम और डेटा आधारित सुधार एक प्रोफेशनल लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या जीवन के व्यक्तिगत पहलुओं में भी इस तरह का एरर लॉग सिस्टम लागू किया जा सकता है? क्या हम अपनी व्यक्तिगत गलतियों को, चाहे वो हमारे रिश्तों में हो, हमारी सेहत से जुड़ी आदतों में हो या हमारे फैसलों में हो, इसी तरह ट्रैक करके बिना अपनी ईगो को बीच में लाए खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं?